अब बस 1 मिनट के लिए सोचिए। मतलब एक ऐसा निवेशक है जिसने एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर अपना खून पसीना एक करके लिटरली हजारों डॉलर्स का मुनाफा कमाया है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर मुनाफा कमाना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो वो एक दिन अपना अकाउंट खोलता है और उसको पता चलता है कि एक नए कानूनी नियम के तहत उसका पूरा बैलेंस 0 कर दिया गया है। 0। ओह वाह, सीधा 0। हाँ, सीधा 0। और सबसे हैरान की बात तो ये है कि उस 0 बैलेंस के साथ आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो आज हमारी इस गहरी चर्चा में हम आर्कोर नाम के एक बहुत ही बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के ऐसे ही एक हैरानने वाला बदलाव पर बात करें। आर्कोर, हाँ, उनका तो काफी बड़ा नाम है स्पेस में। राइट। तो इवगेनी लेविन ने हाल ही में 18 मई को एक जूम कॉल की थी और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जिन्होंने पूरी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। अच्छा। तो आज का हमारा मिशन बेसिकली ये समझना है कि जब एक बड़ा हाई यील्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपने पुराने अनरेगुलेटेड या जिसे हम ग्रे तरीका कहते हैं उन्हें छोड़कर एक पूरी तरह से रेगुलेटेड वाइट सिस्टम में तब्दील होता है, जिसे उन्होंने वन ट्रेड का नाम दिया है, तो पर्दे के पीछे दरअसल क्या आर्थिक उथल-पुथल होती है। देखिए, मैं पहले बता दूं, ये कोई छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। राइट। ये पूरे आर्थिक मॉडल को पलटने जैसा है। एक ऐसा बदलाव जहां सिस्टम अपनी पुरानी कम्युनिटी को नए नियमों के सांचे में ढालने पर मजबूर कर रहा है। मजबूर करना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। सही कहा आपने। और इस प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी कितनी बड़ी और सक्रिय है, इसका अंदाजा हाल ही में मॉन्टेनेग्रो में होने वाले एक इवेंट से ही लगाया जा सकता है। वहाँ क्या हुआ था? तो वहां आने के लिए जगह सिर्फ 116 लोगों के लिए रखी गई थी। ओके। लेकिन आप गेस करिए कितने लोग आना चाहते थे। 450 से ज्यादा बड़े लीडर्स ने वहां पहुंचने के लिए अप्लाई कर दिया। बाप रे, 450! मतलब डिमांड देखिए। बिल्कुल। ये संख्या बताती है कि लोग इस ट्रांजिशन को लेकर कितने उत्सुक हैं। साथ ही 25 मई को वन ट्रेड के ऑफिशियल लॉन्च की जो घोषणा हुई है ना, उसने तो इस एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है। हाँ, तो इस एक्साइटमेंट के बीच में ना थोड़ा डीप चलते हैं, क्योंकि जब कोई भी प्लेटफॉर्म एक नए सिस्टम पर शिफ्ट होता है तो हर निवेशक के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई मेरे मूल निवेश और मुनाफे का क्या होगा। वही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। राइट। तो आर्बकॉर ने अपने पुराने निवेशकों के सामने बेसिकली 2 रास्ते रखे हैं, रुके या जाएं, मतलब कंटिन्यू या टर्मिनेट। हाँ, और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है। डेटा ट्रांसफर तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। राइट। मैंने पढ़ा था कि टेलीग्राम वाले एक बॉट के जरिए कर रहे हैं और वेब यूजर्स ईमेल, पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं नए सिस्टम में आने के लिए। एग्जैक्टली। पर लोचा कहाँ है पता है? जब कोई निवेशक नए सिस्टम में लॉगिन करता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म यानी टर्मिनेट करने का फैसला करता है, तब जो हिसाब किताब सामने आता है वो बेहद चौंकाने वाला है। तो टर्मिनेशन का कैलकुलेशन है क्या एक्चुअल में? उसका आर्थिक गणित बहुत ही निर्मम तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर कोई निवेशक प्लेटफॉर्म छोड़ने का फैसला करता है तो सिस्टम उनके पिछले सभी नेटवर्क रिवॉर्ड्स और बोनस प्रोग्राम से कमाए गए पैसों को उनके हिसाब में जोड़ेगा ही नहीं। वेट, जोड़ेगा ही नहीं? तो फिर कैलकुलेशन किस बेस पर हो रहा है? कैलकुलेशन सिर्फ इस आधार पर होगा कि मूल निवेश कितना था और अब तक कितना पैसा बाहर निकाला जा चुका है। अच्छा। तो इसका मैथमेटिकल नतीजा ये निकल रहा है कि शुरुआती समय से जुड़े लगभग 73 से 75% लीडर्स का बैलेंस कैलकुलेट होने के बाद सीधा 0 दिखाता है। ओ भाई, 75% लोगों का बैलेंस 0? ये तो मैथ बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर किसी निवेशक ने $10,000 लगाए थे, हाँ, और उसने नेटवर्क बोनस या रिवॉर्ड्स के जरिए $15,000 पहले ही निकाल लिए, तो नया सिस्टम कहेगा कि भाई मूल निवेश तो तुम्हारा कब का वसूल हो चुका है। बिल्कुल सही समझिए आप। इसलिए अब बचा हुआ बैलेंस 0 है। ये स्थिति मुझे बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे आप किसी कसिनो में खेलें, खूब पैसे जीतें और जब चिप कैश आउट करने काउंटर पर जाएं, हाँ, काउंटर पर जाएं और काउंटर वाला कहे कि सर, अंदर जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री खाना खाया था और जो फ्री ड्रिंक्स ली थी, उन सब के पैसे काटने के बाद अब आपकी जेब में कुछ नहीं बचा, उल्टा आपका अकाउंट 0 है। हाँ, कैसीनो का ये उदाहरण इस पुराने बैलेंस को खत्म करने वाली स्थिति पर एकदम सटीक बैठता है ना? और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते ही निवेशक सिस्टम में अपनी जगह और अपनी पूरी डाउनलाइन स्ट्रक्चर तुरंत खो देता है। और कंपनी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कोई पुराना निवेशक टर्मिनेट करके किसी नए अकाउंट के जरिए वापस आके मल्टी अकाउंटिंग का फायदा ना उठा ले। वो कैसे रोक रहे हैं इसको? उन्होंने बहुत कड़ी आईपी और डिवाइस ट्रैकिंग लागू कर दी है।
इस हार्डवेयर लेवल ट्रैकिंग का मतलब ये है कि अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको एक नया फोन या लैपटॉप चाहिए। अरे बाप रे। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, एक नई जगह यानी बिल्कुल नया आईपी एड्रेस चाहिए होगा। सिस्टम पुराने किसी भी निशान को नए प्लेटफॉर्म पर आने नहीं देगा। पर एक बात बताइए, जी, यहाँ एक बड़ा आर्थिक सवाल खड़ा होता है। क्या इसे सच में एक निष्पक्ष चुनाव, एक फेयर चॉइस कहा जा सकता है? मतलब फेयर चॉइस किस सेंस में? इस सेंस में कि जब किसी लीडर को पता चलेगा कि टर्मिनेट करने पर उसका $70,000 का बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो उसके पास मजबूरन कंटिन्यू पर क्लिक करने के अलावा कोई चारा ही कहाँ बचेगा। हाँ, वो तो है। और जो लोग कंटिन्यू करते हैं उनका पैसा वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन वो भी 10% के चरणों में आहिस्ता आहिस्ता अनफ्रीज होगा। मुझे तो ये सीधे तौर पर निवेशकों की लिक्विडिटी को बंधने और उन्हें जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पर रोके रखने की एक चाल लगती है। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर इसको एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, जहां हम पूरा आर्थिक ढांचा समझें। ओके। अगर सिस्टम सभी लोगों को एक ही दिन में अपना पूरा बैलेंस निकालने की छूट दे देता तो क्या होता? नया प्लेटफॉर्म शुरू होने से पहले ही बैंक रन यानी लिक्विडिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता। राइट, सब एक साथ पैसा निकालने दौड़ पड़ते। एग्जैक्टली। किसी भी नए आर्थिक मॉडल को शुरू करने के लिए एक स्टेबल कैपिटल की जरूरत तो होती ही है। 10% के चरणों में फंड्स को अनफ्रीज करना आर्थिक दुनिया का एक बड़ा ही क्लासिकल मैकेनिज्म है। अच्छा। ये निवेशकों के पैसे को किस्तों में मार्केट में लाता है, जिससे सिस्टम पर अचानक से कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ता। अगर कंपनी ऐसा ना करती तो नए रेगुलेटेड, जो वाइट मार्केट की हम बात कर रहे हैं, वहां उनका प्रवेश असंभव हो जाता। तो इसका मतलब ये पुराने निवेशकों के रोके गए पैसे का इस्तेमाल करके ही नए सिस्टम को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सही बात है। तो अब इस वाइट मार्केट और रेगुलेशंस वाले मुद्दे पर ही आ जाते हैं। आखिर ये सारे नियम, ये शर्तें और इतने सख्त बदलाव अचानक लाए क्यों जा रहे हैं? इन सब का जवाब यूरोपियन रेगुलेशंस और एक नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। आपको पता है, आर्बर कोर अब बदलकर एआरबी ग्रुप में तब्दील हो रहा है। राइट। अब एआरबी ग्रुप बन गया है। यहाँ लीगल स्ट्रक्चरिंग को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपकोर, जो मूल रूप से एक चाइनीज कंपनी रही है, वो अब लीगल एंटिटीज यानी B2B सेक्टर के साथ कानूनी रूप से काम करने के लिए एक अलग क्रिप्टो लाइसेंस ले रहा है। अच्छा, B2B के लिए अलग। और दूसरी तरफ जो इनका नया प्लेटफॉर्म वन ट्रेड है, उसके पास 2 अलग लाइसेंस मौजूद हैं, एक ब्रोकरेज का और दूसरा क्रिप्टो होल्डिंग का। तो इसेंशियली इन्होंने अपने पूरे बिजनेस को 2 अलग-अलग कानूनी दायरों में बांट दिया है। ओके, तो मतलब एक हिस्सा ट्रेडिंग और होल्डिंग देखेगा और दूसरा हिस्सा मार्केटिंग और नेटवर्क रिवॉर्ड्स को संभालेगा। बिल्कुल सही। लेकिन एक सामान्य निवेशक मेरी तरह अगर कोई है, उसके मन में ये सवाल आएगा कि यार, प्लेटफॉर्म को इस तरह 2 हिस्सों में आखिर बांटा क्यों गया? जब सब कुछ एक ही ब्रांड के नीचे चल रहा है तो अलग-अलग कंपनीज बनानी क्यों है? इसकी एक कानूनी मजबूरी थी। सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि दुनिया का कोई भी बड़ा और सख्त रेगुलेटर किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट नेटवर्क या MLM रिवॉर्ड्स देने की इजाजत नहीं देता। अच्छा, डायरेक्टली नहीं दे सकते? हाँ, रेगुलेटर्स की नज़र में अगर कोई एंटिटी लोगों का ट्रेडिंग कैपिटल होल्ड कर रही है और वही एंटिटी नए लोगों को जोड़ने पर उन्हीं पैसों में से कमीशन भी बांट रही है, तो वहां फंड्स के आपस में मिलने का बड़ा खतरा होता है। ओह, जिसे कॉमिंगलिंग ऑफ फंड्स कहते हैं आर्थिक भाषा में। एग्जैक्टली। और कॉमिंगलिंग ऑफ फंड्स पॉन्जी स्कीम्स की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। राइट। अपने दोनों लाइसेंस बचाने के लिए और कानूनी दायरे में साफ सुथरा दिखने के लिए आपको और को ये सेपरेशन हर हाल में करना ही पड़ा। ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया अब। और इस सेपरेशन को जमीन पर उतारने का उनका तरीका भी काफी हैरानगीज है। मैंने पढ़ा कि उन्होंने तय किया है कि निवेशकों के हर ट्रांजैक्शन का 50% हिस्सा एक बिल्कुल अलग यूरोपियन कंपनी को भेजा जाएगा। हाँ, और उस कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क रिवॉर्ड्स बांटना होगा। राइट। और नया सिस्टम चलाने के लिए प्लेटफॉर्म $1.5 मिलियन के अनफ्रोजन कैपिटल के साथ शुरुआत कर रहा है। शुरू में इनके पास 4 एक्सचेंजेस होंगे और हर महीने एक नया एक्सचेंज जोड़ने का प्लान है। लेकिन एक बात यहाँ ना मुझे थोड़ी अजीब लगी, एक डाउट है इस मैकेनिज्म पर। अगर एक एंटिटी पैसा कमा रही है और 50% सीधा दूसरी एंटिटी को ट्रांसफर कर रही है, तो क्या रेगुलेटर्स इस व्यवस्था को एक आसान से लूपहोल के रूप में पकड़ नहीं लेंगे? देखिए, रेगुलेटर्स का मकसद किसी बिजनेस के प्रॉफिट को रोकना नहीं होता। उनका मूल मकसद होता है लायबिलिटी यानी जोखिम को अलग अलग रखना। लायबिलिटी अलग रखना, ओके। अगर क्रिप्टो होल्डिंग और ट्रेडिंग एक एंटिटी कर रही है
और नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरी यूरोपियन एंटिटी कर रही है, तो दोनों के कानूनी दायरे, दोनों के ऑडिट रिपोर्ट्स और दोनों की रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग हो जाती है। इस तरह से कानूनी रूप से अगर मार्केटिंग एंटिटी पर कल को कोई गड़बड़ी का केस आता है तो उसकी आंच ट्रेडिंग होल्ड करने वाली पेरेंट कंपनी पर नहीं आती। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ किचन का स्टाफ और बाहर खाना परोसने वाला वेस्ट स्टाफ अलग-अलग यूनियंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस के तहत काम करते हों। अरे वाह, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ना? अगर किसी ग्राहक को खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो सीधा किचन और मैनेजमेंट पर केस होता है। उस कानूनी केस का असर बाहर जो खाना परोस रहा है उस वेट स्टाफ के बैंक अकाउंट या उनकी नौकरी पर नहीं पड़ता। बिल्कुल। यहाँ भी अर्ब कौर ने ट्रेडिंग को अपना किचन बना लिया है और नेटवर्क मार्केटिंग को अपना वेट स्टाफ, ताकि दोनों की कानूनी जिम्मेदारियां आपस में ना टकराएं। ये तुलना पूरी तरह लागू होती है यहाँ। ट्रेडिशनल फाइनेंस और बैंकिंग सिस्टम हमेशा से इसी आधार पर काम करते आए हैं। एक बड़ा बैंक अपने इन्वेस्टमेंट डिवीजन, रिटेल डिवीजन और इंश्योरेंस डिवीजन को हमेशा कानूनी रूप से अलग ही तो रखता है। हाँ, वहां भी यही रूल चलता है। क्रिप्टो कंपनीज जो कभी इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ बगावत के रूप में शुरू हुई थी ना, आज लंबे समय तक टिकने के लिए उन्हीं पुराने स्ट्रक्चर्स को अपना रही हैं। आयरनी देखिए। वही तो। और इस रेगुलेटेड व्हाइट मार्केट में आने का असर सिर्फ कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं रहने वाला। इसका पूरा असर निवेशकों पर भी पड़ेगा और इस बारे में फाउंडर ने उस जूम कॉल पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है। हाँ, वो चेतावनी मैंने देखी। फाउंडर ने किसी भी तरह के झूठे दिलासे देने की तो कोशिश ही नहीं की। उनकी चेतावनी इतनी सीधी और कठोर थी कि सुनकर हैरानी होती है। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली? उन्होंने साफ कहा कि व्हाइट बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि निवेशकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है या कंपनी उनकी गारंटी ले रही है, बल्कि इसका मूल अर्थ ये है कि निवेशकों को कागजात के एक मोटे ढेर पर डिजिटल साइन करना होगा हर तरह के खतरे के लिए। अब निवेशक खुद जिम्मेदार होंगे। सही बात है, डिस्क्लेमर कल्चर। उन्होंने तो यहां तक उदाहरण दिया कि भाई, अगर कल को कोई न्यूक्लियर रॉकेट गिरता है या ईरान इंटरनेट के केबल्स काट देता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कंपनी की नहीं होगी। ओ भाई, ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया। कंपनी ने ये बात तो शीशे की तरह साफ कर दी कि अनरेगुलेटेड सिस्टम से कहीं ज्यादा निर्दयी और कोल्ड ये कानूनी और व्हाइट सिस्टम होता है। पर आप जानती हैं, इस बयान से एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि स्टेट रेगुलेशन का मतलब है कि कंपनी की तरफ से 100% गारंटी मिल गई। लोगों को ऐसा ही लगता है। पर कानूनी रूप से रेगुलेशन का मतलब सिर्फ फुल डिस्क्लोजर होता है। कंपनी दरअसल ये कह रही है कि देखो, हमने सारे रिस्क कागज पर लिख दिए हैं और सारी बुरी से बुरी स्थितियां साफ कर दी हैं। अब अगर किसी वजह से पैसा डूबता है तो वो तुम्हारा अपना फैसला था उस रिस्क को उठाने का। राइट। ये एक मैच्योर बिजनेस मॉडल की निशानी है, जहां कंपनी बेवजह के वादे करने के बजाय सख्त तथ्यों पर बात कर रही है। ये लीगल डिस्क्लेमर्स और पेपरवर्क तो मुझे बिल्कुल उस दवाई के पर्चे की तरह लगते हैं, जिस पर्चे में दवाई से बीमारी ठीक होने की चर्चा सिर्फ एक छोटी सी लाइन में होती है और साइड इफेक्ट्स की लिस्ट 3 लंबे पन्नों में होती है। एग्जैक्टली, कि इससे चक्कर आएंगे, सरदर्द होगा और हो सकता है जान को भी खतरा हो। बिल्कुल। पर इस पूरे सिनारियो में ना सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि इतने कड़क रवैये और इतने भयानक रिस्क्स के बावजूद लोग इस प्रोजेक्ट के इस कदर दीवाने हैं। हाँ, क्रेज तो है। आपको पता है, संकट के इसी समय में जब सब बदल रहा था, इंटरनेट पर 37 अलग-अलग नकली आपकोर क्लोन्स लॉन्च हो गए। 37? हाँ, लोगों ने आपकोर रीबर्थ और आपकोर फीनिक्स जैसे नामों से बिल्कुल हूबहू नकली साइट बना ली ताकि इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर निवेशकों को बेवकूफ बनाया जा सके। क्लोन्स का इस तरह तेजी से आना मार्केट की डीप साइकोलॉजी को दर्शाता है। जब किसी एक प्लेटफॉर्म ने बेहद थोड़े समय में बहुत बड़ा मुनाफा दिया हो ना, तो लोग उसके मैथमेटिकल मैकेनिज्म को भूल जाते हैं और बस अंधा विश्वास करते हैं। वही, वो उसके ब्रांड नेम पर अंधा विश्वास करने लगते हैं। क्लोन्स बनाने वालों को पता होता है कि लोगों के दिमाग में लालच बैठ चुका है, इसलिए वो सिर्फ उस ब्रांड की नकल करके निवेशकों की भीड़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और इस अंधे विश्वास का क्रेडिट फाउंडर ने उस जूम कॉल पर खुद भी लिया। उनका दावा था कि उन्होंने सिर्फ 5 महीने के अंदर लगभग 80 मिलियन USDT का मुनाफा लोगों में बांटा है, वो भी रोजाना 4% के हिसाब से। रोजाना 4%? दैट इज ह्यूज। उनका मानना है कि इंटरनेट पर आज तक किसी और प्रोजेक्ट ने इतने कम समय में ऐसा आर्थिक नतीजा नहीं दिया। शायद यही वजह है कि वो अब इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि जिसे रहना है इन कठिन शर्तों पर रहे, वरना यहाँ से रास्ता ना पे।
ये एक पूरे आर्थिक परिवर्तन का दौर है, एक ऐसे बिजनेस मॉडल का जो पहले अपने ग्रोथ फेज में निवेशकों को खुश करने के लिए हवा में उड़ रहा था और अब एक एस्टैब्लिश्ड एंटिटी बनने के बाद वॉल स्ट्रीट की तरह अपनी शर्तें थोप रहा है। सही बात है, वॉल स्ट्रीट मोड ऑन हो गया उनका। मैं तो इसे एक प्लेटफॉर्म का आर्थिक एवोल्यूशन कहूंगा। शुरुआत में मैसिव यूजर बेस बनाने के लिए उन्होंने हाई यील्ड इंसेंटिव्स दिए, पर जब एक क्रिटिकल मास जमा हो गया ना, तब उन्हें सिस्टम को ठोस और सस्टेनेबल बनाने पर जोर देना ही था। राइट। और यही सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने अब नेटवर्क प्रोग्राम के पूरे गणित को बदल कर रख दिया है। पुराने निवेशक जो पिछले मॉडल में तेजी से मुनाफे कमा रहे थे, उनके लिए अब मैथमेटिक्स को पूरी तरह से एडजस्ट कर दिया गया है। हाँ, और यही वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, ये नेटवर्क प्रोग्राम का नया मैथ। इसमें काफी चेंजेस आए हैं। तो नए सिस्टम में नेटवर्कर्स के लिए बेसिकली क्या बदलाव किए गए हैं? जो डायरेक्ट इनवाइट्स पर 5% का मुनाफा पहले मिलता था, वो तो मैंने देखा कि वैसे का वैसा ही रखा गया है। हाँ, वो सेम है। पर जो नेटवर्क स्ट्रक्चर की गहराई थी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले क्या होता था? नेटवर्क स्ट्रक्चर 21 लेवल्स तक जाता था, जिसमें रिवॉर्ड पूल का 10% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होता था। राइट। लेकिन अब इसे बदलकर 33 लेवल्स की गहराई तक फैला दिया गया है और परसेंटेज को 10 से सीधा घटाकर सिर्फ 3% कर दिया गया है। इस गणित के पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है भला? इस पूरे गणित को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस यूरोपियन एंटिटी और 50% ट्रांजैक्शन स्प्लिट वाली बात याद है? हाँ, जो हमने पहले डिस्कस की थी। जब पूरा सिस्टम एक ही एंटिटी के पास था, तो 100% पैसा उसी सेंट्रल पूल में रहता था और उसमें से 10% 21 लेवल्स तक बांटना आसान था। अच्छा। लेकिन अब हर ट्रांजैक्शन का 50% हिस्सा तो कानूनी रूप से अलग यूरोपियन कंपनी को जा रहा है। इसका मतलब है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म के पास अवेलेबल पूल ही आधा रह गया है। ओह, गॉट इट। तो इस आधे बचे हुए हिस्से को नए सिस्टम में 100% मानकर सभी कैलकुलेशंस की जा रही हैं। अगर वो उस नई हाफ पूल स्थिति में भी पुराना परसेंटेज यानी 10% बांटते, तो सिस्टम मैथमेटिकली तुरंत फेल हो जाता और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। तो कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने मजबूरी में परसेंटेज को घटाकर 3% कर दिया। पर लेवल्स को 21 से खींचकर 33 तक क्यों ले गए? इससे निवेशकों के काम करने के तरीके पर असर तो पड़ेगा ही। लेवल्स बढ़ाने का सीधा असर ना टीम बिल्डिंग की साइकोलॉजी पर पड़ता है। जब आपको परसेंटेज कम मिलती है और लेवल्स की गहराई ज्यादा मिलती है, तो लोग ज्यादा डीपली काम करते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि कंपनी लीडर्स को छोटी और तेजी से पंप एंड डंप करके मुनाफा निकालने वाली टीम्स बनाने से रोक रही है। इसके बजाय उन्हें एक लंबे समय तक चलने वाली गहरी और विशाल कम्युनिटी बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेक सेंस। एक 33 लेवल की सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने में महीनों या सालों लग सकते हैं। तो सिस्टम अब तेजी से पैसे निकालने वालों की जगह उन लोगों को रिवॉर्ड कर रहा है जो सिस्टम में लंबे समय तक रुककर धैर्य दिखाएंगे। और इस नई व्यवस्था में अकाउंट के ढांचों को भी मैंने सुना 3 अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। हाँ। एक पार्टनरशिप अकाउंट बनाया गया है, एक नेटवर्क अकाउंट होगा जिसमें कमाई की कोई ऊपरी लिमिट नहीं होगी, और तीसरा एक कैशबैक अकाउंट होगा जिसमें 2% की वापसी मिलेगी। राइट। लेकिन इन सब लंबे कैलकुलेशंस और नए नियमों के बीच एक ऐसा फैसला लाया गया जो बिल्कुल विरोधाभास जैसा लगता है, मतलब अजीब सा लगता है। ऐसा क्या? एक तरफ तो आप परसेंटेज कम कर रहे हैं, पेपरवर्क बढ़ा रहे हैं, शर्तें सख्त कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप रैंक वाले लीडर्स हैं, जिन्हें इस सिस्टम में इन्फिनिटी रैंक कहा जाता है, उनके लिए विड्रॉल लिमिट को अचानक से आसमान पर पहुंचा दिया गया है। पहले वो अपने अकाउंट से एक दिन में मैक्सिमम $7,000 निकाल सकते थे। अब उस डेली लिमिट को बढ़ाकर सीधा $30,000 कर दिया गया है एक दिन में। ये समझौता कुछ अजीब नहीं लगता? एक तरफ स्ट्रिक्टनेस, दूसरी तरफ इतनी छूट। पहली नजर में ये जरूर अजीब और उल्टा लगता है, पर दरअसल आर्थिक रूप से ये एक बेहद, जिसे कहते हैं ना, सचीवी चाल है। कैसे? जब भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे सख्त कानूनी नियम लाता है, टर्मिनेशन पर हजारों डॉलर के फंड्स जीरो करता है और पूरा मैथ बदलता है, तो कम्युनिटी के अंदर घबराहट और पैनिक फैलना तो तय होता ही है। हाँ, लोग डर तो जाते ही हैं। और उस घबराहट को रोकने की आखिरी चाबी किसके हाथ में होती है? टॉप लीडर्स के हाथ में। अगर टॉप लीडर्स शांत हैं और उन्हें लगता है कि उनकी ग्रोथ और उनका पैसा सुरक्षित है, तो वो अपनी पूरी डाउनलाइन में, पूरी कम्युनिटी में शांति और विश्वास बनाए रखते हैं। ओह वाओ, यही बात उस साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक को बेनकाब करती है। मतलब सोचिए, नए नियम, लंबे चौड़े पेपरवर्क और डिवाइस रिस्ट्रिक्शन से एक आम निवेशक परेशान और डरा हुआ है। हाँ। लेकिन जब वही टॉप लीडर्स देखते हैं कि उनकी कमाई और पैसे निकालने की आज़ादी
तो पहले से 4 गुना ज्यादा हो गई है, तो उन्हें लगता है कि इन सब नियमों के बावजूद उनकी ग्रोथ पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल। उन्हें सीधा मैसेज मिलता है कि प्लेटफॉर्म के पास कैश की या लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। तो लिमिट बढ़ाकर कंपनी ने पूरे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस पंप कर दिया है। एग्जैक्टली। वो लीडर खुश होकर अपनी टीम को समझाएगा कि ये सब रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सिस्टम को बेहतर और लंबा चलाने के लिए हैं। राइट, ये क्राइसिस मैनेजमेंट और आर्थिक संचार का एक बड़ा ही क्लासिक तरीका है। एक तरफ आप सिस्टम को कानूनी रूप से स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, फंड्स को लिमिट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सबसे जरूरी लोगों को मोटिवेटेड रखकर आवाज दबा रहे हैं। स्मार्ट मूव। और इसके साथ ही अगले बुधवार को एक और जूम कॉल की घोषणा भी की गई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट फंड्स और नई एक्सचेंजेस के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अच्छा, एक और कॉल है। हाँ, इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म संकट के समय अपने निवेशकों के साथ लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखेगा, ताकि किसी और अफवाह को पनपने का मौका ही ना मिले। तो आज की इस पूरी लंबी और डीप चर्चा को अगर हम समेटें, तो इसका मूल अर्थ क्या निकलता है? हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा जिसका पिछला अवतार तेजी से बढ़ने और बेहिसाब मुनाफे देने पर आधारित था। जो लोग इस प्लेटफॉर्म के पुराने सिस्टम का हिस्सा थे, उन्हें अब एक ऐसी मैथमेटिकल छलनी से गुजरना पड़ रहा है जहां उनका ही बनाया हुआ मुनाफा उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और टर्मिनेशन की सूरत में उन्हें सीधा जीरो बैलेंस का सामना करना पड़ रहा है। सही बात है। हमने ये भी देखा कि कैसे रेगुलेटर्स की नज़रों में साफ रहने के लिए और फंड्स के कॉमिंग लिंक से बचने के लिए उन्हें अपनी ही एंटिटी को अलग अलग कानूनी दायरों में बांटना पड़ा। ट्रेडिंग के लिए अलग, नेटवर्क रिवॉर्ड्स के लिए अलग। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, इस सो कॉल्ड व्हाइट मार्केट का असली चेहरा पर्दे के पीछे से सामने आया, जहां सुरक्षा का मतलब आपकी गारंटी नहीं है, बल्कि लीगल पेपर वर्क के जरिए हर एक छोटे बड़े रिस्क को निवेशक के कंधों पर डालना है। और मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा, इस पूरे विश्लेषण को सिर्फ आर्ब कोर या वन ट्रेड तक सीमित करके देखना ना एक बहुत बड़ी गलती होगी। आपको लगता है ये एक ट्रेंड बनेगा? ये दरअसल पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के आने वाले भविष्य का एक सत्य और सटीक रोड मैप है। जब भी कोई हाई यील्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट अपनी सीमाएं पार करता है और मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल वर्ल्ड का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, तो उसे ट्रेडिशनल फाइनेंस के यही सारे हथकंडे और नियम अपनाने पड़ते हैं। राइट। उन्हें नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, लायबिलिटी होल्डिंग कंपनीज अलग करनी पड़ती हैं, सख्त कंप्लायंस लागू होता है और सीधे डिस्क्लेमर्स पर साइन करवाए जाते हैं। आने वाले समय में और भी बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इसी रास्ते पर मजबूरन चलते हुए दिखाई देंगे, जहां क्रिप्टो का वो वाइल्ड वेस्ट का पुराना दौर हमेशा के लिए खत्म होकर एक डिसिप्लिन्ड पर बेहद सख्त वॉल स्ट्रीट मॉडल अपनी जगह ले लेगा। और इसी आर्थिक बदलाव और सच्चाई को समझते हुए आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक नया और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। एक ऐसा सवाल जिस पर गहराई से ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब एक डिसेंट्रलाइज्ड, किसी कानून को ना मानने वाला आजाद क्रिप्टो मॉडल आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशनल बैंकिंग और इंश्योरेंस के ही नियम पूरी तरह अपना लेता है, वही हजारों पैनों का कागज, वही डिवाइस रिस्ट्रिक्शंस, लायबिलिटी के वही अलग अलग स्ट्रक्चर्स और वही कमिंगलिंग के कानून, तो क्या वो अपनी असली पहचान, अपना बेसिक डीएनए पूरी तरह खो नहीं देता? ये एक बहुत ही सॉलिड सवाल है। शायद आने वाले समय में जिसे हम फक्र से एक सुरक्षित रेगुलेटेड क्रिप्टो कहेंगे, वो और कुछ नहीं, बस पुराने बैंकिंग सिस्टम का ही एक नया चमकता हुआ डिजिटल नकाब होगा। एक ऐसा नया कसिनो जहां खेलने की चिप्स तो डिजिटल हो चुकी हैं, पर जीतने और हारने के नियम वही सदियों पुराने हैं। इस बारे में जरूर सोचिए।